कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आज के वक्त में लोग वैसे भी दिखावे पे ज़्यादा यकीन करते हैं, लेकिन सोचने समझने की शक्ति भूल जाते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। यहाँ पर भी एक लड़का जिसको अंग्रेज़ी ना आने की वजह से 3 लड़कियाँ शादी से रिजेक्ट कर देती हैं, तभी वो सोच लेता है कि मैं ऐसी ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़कियों से शादी करूँगा और इतनी अनगिनत शादियाँ करूँगा कि लोग गिनतियाँ भूल जाएंगे। उसके बाद वो इतना सोचता है और वाकई में वो इतनी शादियाँ करता है कि लोग सोच नहीं पाते कि एक लड़का जो 5वीं फेल है वो इतनी शादियाँ आखिर कैसे कर सकता है, और साथ ही साथ अच्छी खासी दौलत भी बटोर लेता है। मैं आपको ये कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सामने कोई सच्ची से सच्ची घटना लेकर के आऊँ, जिससे आप जागृत हो सके, सचेत हो सके, सजग हो सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी कहानियों के माध्यम से आपको एक अच्छा मैसेज मिले। तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची घटना है मैसूर के कर्नाटक प्रदेश की। दरअसल ये कहानी कर्नाटक प्रदेश और आंध्र प्रदेश से शुरू होती है। मतलब यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। दरअसल कहानी को हम शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश की एक जगह लगती है विशाखापट्टनम। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया, जिसका तलाक हो चुका है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। वो अपने लिए, मतलब कि उसका तलाक हो चुका है, लेकिन वो सोचती है कि जीवन यापन करने के लिए आगे किसी के साथ शादी कर ली जाए। कोई अच्छा व्यक्ति अगर जीवन में मिल जाता है तो उसके साथ हमारा जीवन कट सकता है, उसके साथ मैं अपना आगे का जीवन बिता सकती हूँ। इसीलिए वो एक मैट्रिमोनियल साइट पर ऐसे ही कुछ प्रोफाइल खंगाल रही होती हैं। उसमें अचानक से उसे एक महेश केवी नायक नाम के व्यक्ति की प्रोफाइल दिखाई देती है, और जो कि उसमें उसकी प्रोफाइल पर लिखा होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। वो देखने में बहुत अच्छा और हैंडसम दिखाई देता था, बिल्कुल साउथ हीरो जैसा, और दिखने में भी सुंदर है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। उसकी एज उसमें 35 ईयर दिखाई देती है। अब वो उससे पहली बार 22 अगस्त 2022 को उसकी प्रोफाइल देखती है, और वहीं से उसकी चैट शुरू होती है। अब दोनों के बीच चैट का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो अपनी बातें उससे शेयर किया करती थी, वो उसे बताता है, और इसी बीच नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। अब फ़ोन पे लंबी लंबी बातें होने लगती हैं। बातों का सिलसिला दरअसल इतना होता है कि अब वो अपनी हर एक बातें, कि कैसे तलाक हुआ, कैसे वो नौकरी करती है, कितना कमाती है, क्या करती है, घर में परिवार में कौन है, हर एक बात एक दूसरे से साझा किया करते थे। एक दिन वो लड़की प्रिया बोलती है, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे पास मैसूर में आकर के क्या मिल सकती हूँ, मैं तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। तो जो महेश केवी नायक होते हैं वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आओ, हम आपस में मिलते हैं। अब जो ये लड़की है प्रिया, ये 22 दिसंबर 2022 को उससे मिलने के लिए जाती है। मिलती है, वो उसे अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाता है, महंगे से महंगे होटल में खाना खिलाता है। एक अच्छा समय दोनों व्यतीत करते हैं और दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, बोलने का तरीका होता है, रहने का, कहने का लहजा होता है, वो उसे इतना आकर्षित करता है कि प्रिया एक बार में ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और पहली मुलाकात में ही कहती है, अगर तुम्हें ऐतराज़ नहीं हो तो अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेशक हम देर से मिले लेकिन सही मिले। कहते हैं कि जिसने जहाँ जोड़ियाँ बना रखी होती है वो एक ना एक दिन मिलता ज़रूर है। हमारा भी शायद मिलना देर से सही, लेकिन हमारा मिलना तय था। लेकिन क्या तुम्हें हमारी उम्र से तो ऐतराज़ नहीं है? वो बोलता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम 45 वर्ष की हो, मैं 35 वर्ष का हूँ, और देखने में तुम बिल्कुल भी कहीं से 45 वर्ष की नहीं लगती, दिखने में आज भी काफ़ी सुंदर और युवा दिखती हो। अब दोनों बात करते हैं कि आखिर शादी कहाँ करेंगे, मैसूर में
या विशाखापट्टनम में। तो बात आती है, लड़की कहती है कि मैं शादी अपने मायके से करना चाहती हूँ, विशाखापट्टनम से। तो उसके बाद जो महेश के भी नायक होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, शादी या तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं होगी, बिल्कुल सादगी तरीके से होगी। कुछ तुम्हारे परिवार वाले होंगे, कुछ मेरे परिवार वाले होंगे, और बस घरों में ही शादी होगी, क्योंकि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो कि तुम्हारी एज बड़ी है, मेरी एज कम है। लोग अगर 2-4 बातें सुनाएंगे तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें हर्ट करे। लड़की खुशी खुशी तैयार हो जाती है, एक अच्छा सा 5 स्टार होटल बुक किया जाता है। दोनों की बढ़िया तरीके से सादगी से 28 फरवरी 2022 को दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, उसमें लड़के के माँ बाप, भाई बहन और बस लड़के के घर वाले रिश्तेदार शामिल होते हैं, और दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके लड़की लड़के के घर आ जाती है, और अब जो लड़का होता है उसने पहले से ही बताया हुआ था कि वो कार्य के लिए घर से बाहर जाता रहता है, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उसे बीच बीच में बाहर भी जाना पड़ता है। तो शादी के 2 से 3 दिन बाद वो कहता है कि मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन मैं एक अपना बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे लगभग 70 लाख रुपयों की ज़रूरत है। प्रिया कहती है कि 70 लाख जैसी रकम बहुत बड़ा रकम होती है, इतनी रकम हम लाएंगे कहाँ से? तो वो कहता है कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम मेरा साथ दोगी तो मैं अपना हॉस्पिटल खोल सकता हूँ, मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। कल को हमारा ही जीवन सुख में होगा, हम दोनों सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, और मैं जो कमाऊंगा वो उसमें तुम्हारा भी तो हिस्सा होगा। वो कहती है कि बात तुम्हारी सही है, लेकिन 70 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं अगर जैसे तैसे करके तुम्हें देना चाहूँ तो भी मैं 15 लाख से ज़्यादा तुम्हें नहीं दे सकती। दोनों में इस बात को लेकर वाद विवाद भी बढ़ता है कि तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति को सपोर्ट नहीं कर सकती हो, आखिर इतना पैसों का क्या करोगी? आखिर अगर मैं कह रहा हूँ तो हमारे भविष्य के बारे में कह रहा हूँ। दोनों में वाद विवाद बढ़ता है, लेकिन लड़की 15 लाख रुपए का इंतजाम कर देती है। 15 लाख रुपए लाकर घर में रख दिए जाते हैं। लड़की जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपनी ड्यूटी के लिए जैसे रोजाना जाया करती थी, ऐसे ही वो जाती है। जाने के बाद जिस दिन वो शाम को आती है तो आने के बाद देखती है कि केबी नायक घर में नहीं होते। वो सोचती है कि कई बार वो ऐसे होते नहीं हैं, अपनी ड्यूटी के लिए चले गए होंगे, वो चले गए होंगे। ऐसे ही अचानक से देखती है कि अलमारी खुली हुई है। अलमारी को जैसे ही देखती है तो उसमें 15 लाख रुपए जो नगद कैश रखा हुआ था वो गायब है। साथ ही साथ उसकी जितनी भी ज्वेलरी थी वो भी वहां से गायब हो जाती है। अब वो केबी नायक को फ़ोन लगाती है और उससे बात करती है। वो फ़ोन उठाता है लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है, सिर्फ इतना कहता है, मैं ज़रूरी काम से बाहर आया हुआ हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फ़ोन रख दिया जाता है। इसके बाद वो कितनी भी कोशिश कर रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। 5 फरवरी 2023 को केबी नायक घर से फरार हो जाता है। उसके बाद प्रिया बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती। आखिर में जो प्रिया है वो मैसूर के थाने पहुंचती है, जाकर एफआईआर दर्ज कराती है कि मेरी शादी ऐसे ऐसे कि महेश केबी नायक नाम के व्यक्ति से हुई थी 22 जनवरी 2023 को। अब मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही 5 फरवरी 2023 को मेरा पति मेरे 15 लाख रुपए और जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी सारी ज्वेलरी लेकर के फरार हो गया है। थाने वाले एफआईआर दर्ज करते हैं, मामले को गंभीरता से लिया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, मैसूर के अस्पतालों में पता किया जाता है, लेकिन महेश केबी नायक नाम का हड्डी रोग विशेषज्ञ कोई होता ही नहीं है। दरअसल वो हड्डी रोग विशेषज्ञ था ही नहीं, उसने जितना भी कुछ लिखा हुआ था अपने प्रोफाइल में वो सारा गलत लिखा हुआ था। अब यहाँ से तलाश खत्म हो जाती है, आखिर जांच करे तो करे कैसे। अंत में जो प्रिया होती है जिससे उसकी बातचीत हुआ करती थी वो नंबर देती है, नंबर को पुलिस सर्विलांस पर डालती है, और सर्विलांस पर डालने के बाद जो उसकी कुछ समय बीतता जाता है और आखिर में जुलाई में उसकी लोकेशन मिलती है लुकमुरू में, और वहां पर जैसे ही लोकेशन मिलती है 9 जुलाई को केबी नायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
केबी नायक को गिरफ्तार करने के बाद अब वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे हिरासत में ले लिया जाता है और उसकी जो मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है तो उससे पता चलता है कि वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में था और उन फ़ोन कॉल्स पर लगातार बातें होती रहती थी, बहुत ज़्यादा बातें होती रहती थी। अब एक सब इंस्पेक्टर होती हैं, उनका नाम होता है एम राधा करके, वो एक एक नंबर पर कॉल लगाना शुरू करती हैं। उनके दिमाग में आता है कि आखिर जानना चाहिए कि इतनी ज़्यादा बातें अगर हो रही हैं तो आखिर किससे हो रही हैं। वो एक एक नंबर पर कॉल लगाना शुरू करती है। सामने से ज़्यादातर फ़ोन उठाने वाली महिलाएं होती हैं, वो उनसे बातचीत करती है। बातचीत करके जब पता करने की कोशिश करती है कि वो कौन बोल रही हैं तो पहले तो महिलाएं बताने में आनाकानी करती हैं, लेकिन जैसे ही पूछा जाता है कि आप महेश केबी नायक को जानती हैं तो अंत में वो कबूल करती है कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड हैं। अब एम राधा का दिमाग जो होता है वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे नंबरों पर फ़ोन कॉल लगाना शुरू कर देती हैं और ऐसे ही करते करते वो 23 महिलाओं को कॉल लगाती हैं और ज़्यादातर महिलाएं केबी नायक को जानती थी और अधिकतर महिलाएं केबी नायक की पत्नी थी। अब 23 महिलाओं को थाने बुला लिया जाता है। थाने बुलाने के बाद अब उनसे जब पूछताछ शुरू की जाती है तो पूछताछ में 23 महिलाओं को जब थाने बुलाया जाता है तो वो पूछताछ करती हैं तो उनमें से 15 महिलाएं स्वीकार करती हैं कि उनकी महेश केबी नायक के साथ शादी हुई है। और उसके बाद जो 9 महिलाएं हैं वो कहती हैं कि शादी तो हो जाती लेकिन उस व्यक्ति की अंग्रेजी ठीक नहीं थी, इस वजह से हमने शादी नहीं की, वरना वो हर तरह से परफेक्ट इंसान था जिससे हम शादी कर सकते थे। इसके साथ ही साथ जो उनमें से 5 महिलाएं थी उन्होंने बताया कि लगभग 3 करोड़ रुपए की रकम वो हमसे वसूल करके अब तक भाग चुका है, जिसकी मिलने की आज तक कोई उम्मीद नहीं है। और साथ ही साथ उन्हीं 15 महिलाओं में से 3 महिलाएं ऐसी थी जो कहती हैं कि हमारे पास जो ये 5 बच्चे हैं वो भी केबी नायक के हैं। सोच करके पुलिस वालों के दिमाग चकरा जाते हैं। एम राधा जो होती हैं सब इंस्पेक्टर, वो भी चकरा जाती हैं कि एक मामूली सा इंसान जो सिर्फ 5वीं पास है, उसने आखिर इतना शातिर दिमाग कहाँ से लगाया जो इतनी सारी महिलाओं को अपने झांसे में फंसाया और उनसे शादी की। शादी करने के बाद वो उनसे मिलता है, सबको मैनेज करके चल रहा है, उनके पैसे लूट रहा है, यहाँ तक कि बच्चे तक भी उसने पैदा किए हैं। अब बात करते हैं केबी नायक से। जब केबी नायक से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो ये केबी नायक है ये दरअसल रहने वाला है बेंगलुरु का। बेंगलुरु में एक बनशंकरी एक जगह है, वहाँ का वो रहने वाला है। उसके घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पूरा परिवार है। वो जो पहली शादी करता है वो 2013 में करता है, वो भी मैट्रिमोनियल साइट से ही करता है और वो भी एक विधवा औरत होती है, उससे वो शादी करता है और कुछ समय बाद ही उससे शादी वो इंजीनियर बन के करता है। इंजीनियर बन के करता है जबकि वो होता 5वीं पास है। उसके बाद वो कुछ समय बाद ही उसे छोड़ कर के चला जाता है। उसके बाद वो महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और इसी के साथ उस व्यक्ति के हौसले और बुलंद हो जाते हैं, बरकरार हो जाते हैं। उसके बाद वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। वो बताता है कि मैं ज़्यादातर शिकार बनाता था ऐसी महिलाओं को जो उम्र में बड़ी हों, विधवा हो, तलाकशुदा हो, जो समाज से पहले से ही डरी हुई हो, खौफजदा हो। और दूसरा चीज़ मैं सबसे ज़्यादा जो देखता था वो ये देखता था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी उम्र ज़्यादा है, वो तलाकशुदा है या वो विधवा है, मुझे मतलब था कि उनके पास अच्छी मोटी रकम है। सोचकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, हैरान हो गए कि एक मामूली सा 15 खूबसूरत महिलाओं से शादी करता है जो इतनी पढ़ी लिखी हैं, एक से एक नौकरियां कर रही हैं। दरअसल जो कि महेश केबी नायक होता है वो 5वीं पास होता है, लेकिन उसे एक्टिंग की दुनिया में जाने का बहुत शौक था, लेकिन वो एक्टिंग की दुनिया में जा नहीं पाता, लेकिन अपनी कला को बरकरार रखता है, कला को इतना निखारता है कि लोग उसके बोलने के तरीके से, देखने के तरीके से, उसके चलने, रहने, सहने के तरीके से उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। साथ ही साथ जब उसके माता पिता वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो प्रिया होती है वो देख कर के कहती है कि ये तो इसके माता पिता है ही नहीं। तो वो कहते हैं नहीं, असली माता पिता यही हैं। तो पता चलता है कि जब फोटो दिखाई जाती है तो वो दिखाती है कि इसके माता पिता तो ये हैं।
तो इस बात का जब पता चलता है, खुलासा होता है, तो पता चलता है कि महेश के बी नायक दरअसल जितनी भी शादियां करता था वहाँ पर माँ बाप भाई बहन भी किराए के एक्टरों को लेकर जाता था। वो उन्हें एक अच्छी रकम देता था, उनसे माँ बाप का किरदार अदा करवाता था, किसी को भाई बहन का किरदार अदा करवाता था और उन्हें एक रकम दे करके उन्हें रवाना कर दिया करता था। पीछे ऐसा कुछ छोड़ता ही नहीं था कि किसी को शक हो। वो सारी बीवियों को मैनेज करके चलता था कि मैं 1 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ नौकरी के लिए, मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरी नौकरी ऐसी है। दरअसल वो सब कुछ ऐसे ही मैनेज करके चलता है, साथ ही साथ बच्चे तक पैदा करता है, रकम लेता है और भाग जाता है, आश्वासन तक देता है। लेकिन कोई महिलाएं ज़्यादातर शिकायत दर्ज नहीं कराती, क्योंकि आधी से ज़्यादा महिलाएं जो है वो कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है। उन्हें पहले से ये लगता है कि वो पहला घर उनका नहीं बसा तो शायद गलती महिलाओं की रही होगी, इसलिए दूसरी शादी भी उनकी सक्सेस नहीं हुई। समाज के डर से, लोक लाज के डर से आधी से ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं वो उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं कराती। लेकिन जो प्रिया होती है वो एक शिकायत दर्ज कराती है और इसके बाद वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है। इसकी संबंधित धाराओं के माध्यम से उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। जो भी सज़ा मुकर्रर होगी वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन सोचने वाली बात थी कि एक मामूली सा 5वीं पास व्यक्ति 15 खूबसूरत महिलाओं से शादी कर लेता है, और जो 9 महिलाएं अगर उसे अंग्रेजी अच्छे से आती होती तो वो उनसे भी शादी कर लेता। शादी की संख्या उसकी लगभग 24 की हो जाती। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि हर चीज़ पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। किसी के साथ अगर जीवन यापन करना है तो कहते हैं कि जो शादी का रिश्ता है वो 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। अगर शादी करते हैं तो उसके घर को जाने, उसके परिवार को जाने, थोड़ा समय दें, ज़्यादातर हो सके तो कोशिश करें कि हम उसे अच्छे से जानें। कहते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेस नहीं होती, क्योंकि दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। लेकिन अरेंज मैरिज में माता पिता हर एक चीज़ की तफ्तीश करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कहते हैं किस्मत के आगे तो जोर नहीं चलता, लेकिन माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। समाज को जाना जाता है, परिवार को जाना जाता है, तब एक शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।